आज का अपना टॉपिक कल हो गया था, अपनी स्पेशल वायरिंग हो गई थी। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये पर्दे लगाओ आगे वाले। मनीष, एक गोविंद तुम भी उठ के ये लगाओ, ये वाला लगा दो। एस्टिमेशन एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी आपकी कोई भी वायरिंग हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसकी एक एस्टिमेट तैयार करना कि भाई इसमें कितना कितना आपका कॉस्ट लगेगी, उसका एस्टिमेट तैयार करना। ठीक है ना, वो अपन आज यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है तार स्थापन के लिए आंकलन और सामग्री लागत। आंकलन को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमेशन, और सामग्री लागत ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है ना। तो देखो, आप कहीं पे भी वायरिंग करने जाओगे तो सबसे पहले आपसे कोई भी क्या चीज पूछता है कि आप कितने पैसे लोगे। सबसे पहले सवाल क्या आएगा कंज्यूमर का कि आप कैसे पैसे लोगे, कितने पैसे लोगे और किस प्रकार से चार्ज करोगे। ठीक है, और इसमें मेरा कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी चीजें वो पहले ही आपसे पूछेगा, है ना, और वो आपको बतानी होती है। ठीक है, तो वो बताने के लिए आपको कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए यहाँ पर कि आप कोई भी अगर वायरिंग करने वाले हो तो उसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ही दिए हुए हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आपको जाते ही पहले कोई अगर पूछे कि आप कितने पैसे लोगे तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा कि भाई आप इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल हमसे करवाना चाहते हो, है ना, आपका कहाँ पर वायरिंग करनी है ना, और किस तरह की वायरिंग करनी है वो पूछना है उसको अपन को। आपकी रिक्वायरमेंट कोई स्पेशल है तो आप हमें बता दीजिए, जैसे कि आपको सिंगल फेज वायरिंग करवानी है या 3 फेज वायरिंग करानी है हमसे, है ना, तो उसकी कॉस्टिंग हम बना के देते हैं। तो कुछ इनपुट वो देगा आपको, और वो आपको अपना परिसर दिखाएगा। और अगर सिंगल फेज करनी है तो सिंगल फेज, और 3 फेज करनी है तो 3 फेज, और उसकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है जैसे कि यहाँ मेरा लाइट पोल्ट होना चाहिए, यहाँ मेरा ये किचन है तो इसके सर किचन की वायरिंग मेरे को यहाँ करवानी है ना, यहाँ मेरा बेडरूम है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन पहले वो अपन को देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम क्या करेंगे, एक लेआउट डायग्राम में उतारेंगे। किसमें उतारेंगे उसको, एक लेआउट डायग्राम में। लेआउट डायग्राम में आप क्या उतारोगे, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि कहाँ पर आपको सॉकेट लगाना है, कहाँ पर आपको बल्ब लगाना है, कहाँ पर इसकी लाइटिंग पॉइंट होंगे, कहाँ पर इसका पावर पॉइंट होगा, कहाँ पर इसका मोटर का पॉइंट होगा, है ना, कहाँ इसके गीजर का पॉइंट होगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप क्या करोगे, उसके इनपुट के आधार पर लोगे, है ना। वो जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो एक कागज, एक सिंपल कागज पे आप उसका पहले जो परिसर है उसका लेआउट डायग्राम बनाओगे कि कहाँ इसका रूम है, कहाँ इसका किचन है, कहाँ इसका बेडरूम है और कहाँ इसका डाइनिंग हॉल है, वो आप सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद उसके अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी पहले वो लिख देंगे। फिर उस रिक्वायरमेंट के बाद में अपने अकॉर्डिंग, अपने जो आईई रूल्स के अकॉर्डिंग जहां जहां जो जो पॉइंट होने चाहिए वो आप क्या करोगे, उसके अंदर पॉइंट मार्क करोगे कि यहाँ पर आपकी लाइटिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर आपका पावर पॉइंट होना चाहिए, जो भी आईई रूल आपके आगे बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मार्किंग करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घरेलू तार स्थापन करने से के पूर्व निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। एक नए भवन में वायरिंग इंस्टॉलेशन का कार्य भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद प्रारंभ होना चाहिए। अच्छा, वायरिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कोई भवन का निर्माण हो रहा है तो उसमें प्लास्टर जो होता है ना, उससे पहले ही अगर आप जैसे अगर अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हो या कंसील्ड वायरिंग कर रहे हो आप वहां पर, तो आपको क्या करना है, आपके जो कंड्यूट डालने का कार्य है वो कब करना है, प्लास्टर होने से पहले आपको वहां डालने हैं, है ना। और जैसे वायर है तो वायर आपके जो पेंटिंग का कार्य का जो कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना है, वहां पर आपके वायर डल जाने चाहिए। तो ये टाइमिंग आपका ऐसा होता है जिस समय में आपको ये काम कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो आपको मान लीजिए प्लास्टर हो गया, उसके बाद क्या करोगे, आपको अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए उसको प्लास्टर को वापस तोड़ना पड़ेगा, वापस उसके ऊपर मटेरियल लगाओगे तो उसका मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है। तो जब भी आपको
कहीं पे वायरिंग करनी है तो सबसे अच्छा टाइमिंग क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है ना, उसी समय पर अगर वो कंज्यूमर आके अपन को बोल देता है कि यहाँ वायरिंग करनी है और मेरा प्लास्टर लग होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर से पहले हम उसके जो कंड्यूट है उसको अंदर दबा सकते हैं, है ना। इसी तरह से उसके आरसीसी डालने से पहले ही हम उसमें कंड्यूट दबा सकते हैं, है ना। अगर वो पहले आ जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग बच जाएगी ना, नहीं तो क्या होगा, बाद में कटिंग होगी, उसके बाद उसको वापस प्लास्टर कराना पड़ेगा। इसी तरह से वायरिंग इंस्टॉलेशन, अगर मान लो आपने वायरिंग इंस्टॉलेशन करते समय मान लो उसने कलर करवा लिया, फिर वायरिंग इंस्टॉल करवा रहा है, तो वहां पर देखना कई बार गंदगी हो जाती है या हाथ लग जाए, गंदे हाथ लग जाते हैं, तो उसको टेस्टिंग के लिए वापस बुलाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी पुताई वगैरह का कार्य है वो कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना है, वहां पर केबल डाल देनी है, ठीक है। ये काम हो गया इस समय। उसके बाद आपको क्या लगाना था, केवल कनेक्शन करने होते हैं और स्विच लगाने होते हैं, है ना। वो काम भले आप बाद में भी करो कंप्लीट होने के बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टाइमिंग बताया हुआ है कि आपको किस समय आपको वायरिंग करनी है। ब्रांच सर्किट में पॉइंट की संख्या, अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट्स होने चाहिए, किस किस एरिया में, कितने कितने एरिया में, वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ देखा हुआ है कि मूल निवास स्थान का क्षेत्रफल, कोई स्थान है जिसका एरिया 35 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें कितने पॉइंट्स, आईई रूल्स के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स होने चाहिए वो बताया हुआ है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बताया हुआ है, आपको इसको याद रखना है। तब जब भी आप एस्टिमेट लगाओ तो आप इस समय आपको माइंड में रखना है कि मेरे को लाइटिंग पॉइंट के इतने एरिया के अंदर इतने मिनिमम पॉइंट तो देने ही देने, है ना। उसके लिए ये सारणी दी हुई है आपको। जैसे कि 35 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है और वहां पर आपको वायरिंग कर रही है, तो वहां लाइटिंग के आपको मिनिमम 7 पॉइंट देने होते हैं। सीलिंग फैन के आपको 2 और 2, यहाँ पर 2 और 2 से मतलब है 2 पॉइंट फैन के देने, और फैन भी आपको 2 ही लगाने, है ना। 5 एम्पियर की जगह अब 6 एम्पियर हो चुका है, 6 एम्पियर सॉकेट आपका 2 होने चाहिए, ठीक है। 15 एम्पियर सॉकेट अगर वहां रिक्वायर्ड है तो लगाना है, बाकी नहीं लगाना, ठीक है। कॉल बेल या बजर, जो बजर होता है अगर वहां रिक्वायरमेंट है तो लगाना है, बाकी लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इस रूम की बात करता हूं, अगर इस रूम का एरिया 35 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर में, अगर आपको मीटर में एरिया पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, फिट में कर लो, कर सकते हो फिट में कन्वर्ट इसको। कितने कितने से गुना होगा ये फिट में कन्वर्ट होने के लिए? 2.75 से, क्यों? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? हाँ, नहीं 3 फीट ही होते हैं, 1 मीटर में 3 फीट ही तो आएंगे। 1 फुट बराबर कितना होता है? 30 सेंटीमीटर के आसपास, है ना, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में? हम्म कितने? 90 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। 100 होता है ना गधे, तुम्हें पता नहीं क्या भाई? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब आपका 1 फुट कितने का है? 30 का, है ना। तो 3 फीट बना मतलब क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर के आसपास हो गया ना। हाँ, इसलिए मैंने बोला था कि लगभग 3 फीट के आसपास होते हैं 1 मीटर में, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 इंटू 3, यानी इसको आपको 9 से गुणा करना पड़ेगा। 35 को 9 से गुणा करो, कितना आ रहा है? यानी ये आएगा लगभग 300 350 के आसपास आएगा ये। 315 आ रहा है, तो 315 स्क्वायर फीट एरिया। समझ में आता है? ये समझ में आता है ना कैसे करते हैं? नहीं आता? नेक्स्ट है आपका सॉकेट आउटलेट का, 1 मिनट सुना।
नेक्स्ट है आपका सॉकेट आउटलेट का, कि भाई कितने सॉकेट आउटलेट आपके कहाँ कहाँ कितने कितने होने चाहिए, उसका हम यहाँ देखते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो, देखो प्रत्येक भवन में कम से कम 2 प्रकाशीय उप परिपथ होने चाहिए, जिससे कि वह परिपथ में दोष होने पर पूरा भवन अंधेरे में नहा रहे। यानी आपको जब भी वायरिंग कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाइटिंग के कम से कम 2, आपको 2 सब सर्किट तो बनाने ही बनाने हैं। ऐसा क्यों है, मान लीजिए किसी एक सर्किट में फॉल्ट आ गया है ना, तो दूसरा सर्किट तो क्या रहेगा, वहां पर चालू रहेगा। नहीं तो अगर मान लो एक ही सर्किट आपने लाइटिंग का बनाया, मान लो आपका छोटा घर था, है ना, ज्यादा बड़ा घर नहीं था, तो आपने क्या किया, एक ही लाइटिंग सर्किट बना दिया पूरा, है ना, तो उससे क्या होगा, मान लो फॉल्ट कहीं पे भी आया तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसमें रूल बताया गया है कि आप जब भी वायरिंग कर रहे हो तो कम से कम आपको 2 प्रकाशीय परिपथ तो बनाने ही बनाने हैं, ताकि पूरा घर क्या हो, अंधेरे में ना हो, ठीक है ना। और सॉकेट आउटलेट का यहाँ बताया हुआ है आपको, जैसे कि बेडरूम में आपके 6 एम्पियर के 2 से 3 सॉकेट आउटलेट आपके लगाने होते हैं, और इससे ज्यादा आप लगा सकते हो, मिनिमम आपको इतने लगाने हैं, ठीक है। और 16 एम्पियर के 1, तो ये आप हाथों हाथ नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें जो है एरिया फटाफट नोट कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है आपके लिए। पहले तो ये लिखिए, प्रत्येक भवन में कम से कम 2 प्रकाशीय उप परिपथ होने चाहिए, है ना, ताकि परिपथ में दोष होने पर पूरा भवन अंधेरे में ना रहे। और उसके बाद आप ये सारणी उतार लीजिए। कैलकुलेट करोगे, उसके लिए पहली चीज तो आपको थी कि भाई कौन सी जगह कौन कितने कितने पॉइंट्स देने हैं, है ना। अब प्रत्येक पॉइंट को आप कितना कितना वाट मान के कैलकुलेशन करोगे, वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप टोटल करंट कैसे निकालोगे, है ना। तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको वाटेज का पता होना चाहिए। तो इसमें क्या था, एस्टिमेशन ऑफ लॉट रिक्वायर्ड, क्या बोलता है, ये घरेलू वायरिंग का प्रकाश और पंखे बार या विद्युत उत्पादन और युक्तियों के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी जो भी घरेलू वायरिंग है आपकी, वो किसके लिए डिजाइन होगी, लाइटिंग या फैन लोड के लिए आपके लिए डिजाइन की जाती है। जब तक वास्तविक मान ज्ञात ना हो तब तक निम्न सारणी के अनुसार बाहर का लोड माना जाएगा। अगर आपको वास्तविक लोड पता नहीं है तो वहां क्या करोगे आप, ये लोड मान के चलोगे। जैसे कि आपका इनकैंडिसेंट लैंप, ये कितना होना चाहिए, 60 वाट का माना जाएगा, है ना। सीलिंग फैन ये कितने का माना जाएगा, 60 वाट का। टेबल फैन आपका 60 वाट का माना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब, अगर 600 mm लंबी है तो 25 वाट की, 1200 mm लंबी है तो 50 वाट की, और अगर 1500 mm लंबी है तो 90 वाट की। पावर सॉकेट को आप कितने वाट का मानोगे, 1000 वाट का। तो आप जब भी लोड की कैलकुलेशन करोगे पॉइंट की, तो उसको आपको ये मान के करना है कि जहां पर भी पावर पॉइंट लगा है 16 एम्पियर का, उसको कितना वाट का मान के कैलकुलेट करोगे, 1000 वाट का, है ना। इसी प्रकार से जो सॉकेट है उसको क्या मान के कैलकुलेट करोगे, लोड 100 वाट का। तो ये आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको एक ये सारणी रह रही थी लास्ट टाइम पे, यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर की करंट रेटिंग है, ठीक है ना। लास्ट टाइम अपन ने कॉपर कंडक्टर की रेटिंग नहीं देखी थी, तो ये एक सारणी है जिसमें दोनों ही रेटिंग आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर डाया ये है, ये आपका mm में है, एक केबल है, एक कंडक्टर है जिसकी साइज कितनी 1.12 mm है। ये साइज से मतलब उसका व्यास, है ना, उसका व्यास कितना है आपका 1.12 mm, और उसका क्षेत्रफल, यानी जो आप उसका, हाँ, गोलाकार उसका रूप देखोगे, इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, लगभग 0.96 mm स्क्वायर। इसको आप 1 mm स्क्वायर भी बोल सकते हो लगभग, है ना।
तो इसके अंदर अगर 2 कोर केबल है तो 5 एम्पियर तक करंट इसमें बह सकती है। अगर इसकी 3 से लेके 4 कोर केबल है तो वहां पर आप कितने एम्पियर तक यूज कर सकते हो, वहां पर भी इसको 5 एम्पियर तक यूज कर सकते हो। और इसका वोल्टेज ड्रॉप पर मीटर लगभग कितना होगा इसके अंदर, यानी 5.5 मीटर पर क्या होगा आपका 1 वोल्ट ड्रॉप होगा इसके अंदर। सॉरी 5.5 नहीं, ये 55 मीटर है, ठीक है। 55 मीटर के ऊपर आपका अप्रोक्सीमेट कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। और सेम ये एल्यूमिनियम के लिए है। एल्यूमिनियम के लिए ये साइज आएगी, मिनिमम आता है ये 1.5 mm का, मैंने आपको पहले बता दिया था कि कॉपर का 1 mm से कम का वायर नहीं आता या नहीं लेना है, अगर आता भी है तो वायरिंग में यूज नहीं लेना है। और एल्यूमिनियम का 1.5 mm स्क्वायर से कम साइज का आपको नहीं लेना है। ये 10 एम्पियर तक करंट वहन कर सकता है। अगर 3 फेज केबल के रूप में है तो ये 9 एम्पियर तक करंट ले पाएगा। और इसमें 22 मीटर की दूरी पर क्या होगा, 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आप ये सारणी आपके एक बार कहीं पे नोट कर लेना या इसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, मैं इसके एक कॉपी आपको दे दूंगा। तो ये वैसे आपको नेट पे अवेलेबल है। आप चाहो तो जो आपके केबल आते हैं उस पे भी ये रेटिंग आती है, तो आपको वहां पे भी इसको मदद मिल जाएगी कि कितने mm का आपको केबल लेना है, ठीक है। तो ये भविष्य के लिए आप इसको सेव करके रखना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक कॉस्टिंग निकालनी है आपको, एक रूम दे दिया, एक ये बोलता है कि एक ऑफिस के उदाहरण, आप एक एग्जांपल लिख लो, इसको सभी एग्जांपल लिखो। एक ऑफिस के कमरे के लिए पीवीसी, एक ऑफिस के कमरे के लिए पीवीसी वायरिंग के लिए सामग्री की लागत का आंकलन कीजिए। जिसमें 2 लैंप, एक पंखा और एक 6 एम्पियर सॉकेट आउटलेट है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर आप कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पहले अपन लेआउट डायग्राम की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 लैंप चाहिए इसके अंदर, एक पंखा चाहिए और एक 6 एम्पियर का सॉकेट चाहिए। तो इसके अंदर देखो 2 लैंप की जगह 2 ट्यूबलाइट को दर्शाया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही वाट की होती है, लगभग लगभग सेम। आप अगर ट्यूबलाइट लगा रहे हो तो ट्यूबलाइट को वहां पर कैलकुलेट करना है, और अगर आप लैंप को वहां पर लगा रहे हो तो लैंप के लोड को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका जैसे ये ऑफिस हो गया, उसका लेआउट डायग्राम है, और उसके अंदर ये आपके एक्सेसरीज को दिखा दिया। देखो ये ट्यूबलाइट का सिंबल है, ये फैन का सिंबल है, ये आपका सॉकेट का सिंबल है विथ स्विच। स्विच के साथ आपका अगर सॉकेट दिखाना है तो ये वाला सिंबल है, ये वाला रेगुलेटर का सिंबल है। किसका सिंबल है आपका, रेगुलेटर। ये सारे सिंबल किसके हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच के, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक लेआउट डायग्राम लेना है, उसमें जो जो पॉइंट जहां जहां लगने हैं वहां क्या करना है, इन सिंबल को मार्क करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ट्यूबलाइट लगानी है, यहाँ ट्यूबलाइट लगानी है, तो यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ आपका बोर्ड रहेगा जिसमें सॉकेट यहाँ लगेगा, और यहाँ रेगुलेटर लगेगा, और 3 स्विच लगेंगे, तो ये आपने यहाँ शो कर दिए। तो इस प्रकार से आपको शो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कितनी आपको लोड जो है, टोटल लोड कितना हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेसरीज दर्शानी है। एक्सेसरीज दर्शाने के बाद क्या करना है, आपको टोटल लोड कितना हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो लोड कैलकुलेशन का तरीका यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, इसमें इससे पहले भी आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि यहाँ आप कौन सी वायरिंग करना चाह रहे हो, कंड्यूट वायरिंग करना चाह रहे हो, केसिंग केपिंग करना चाह रहे हो, या कोई दूसरी प्रकार की कर रहे हो, है ना। तो ये एग्जांपल में इसने लिया है कि इस वायरिंग में सबसे पहले आपको कौन सी यूज करनी है, पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग का आप यूज कर रहे हो। कौन सी यूज कर रहे हो आप यहाँ पर,
तो आप हल के अंदर लिखो, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो सर्वप्रथम वायरिंग के प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। सर्वप्रथम वायरिंग के प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। कोष्टक में लिख लो उदाहरण में पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग करनी है। उदाहरण में पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग करनी है। कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर। पहला पॉइंट ये हो गया, सबसे पहले क्या करना है आपको, वायरिंग का प्रकार लिखना है, किस प्रकार का यूज करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे इसके अंदर कि लेआउट डायग्राम के अनुसार लिखो, परिसर के लेआउट डायग्राम के अनुसार लगने वाले वैद्युतिक उपकरण की स्थिति को लगने वाले वैद्युतिक उपकरण की स्थिति को दर्शाया जाता है। वैद्युतिक उपकरण की स्थिति को दर्शाया जाता है। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको लेआउट डायग्राम लेना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें जितनी भी एक्सेसरीज आपको लगाओगे उसको क्या करना है, आपको उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसको मार्क करना है, वहां सिंबल से मार्क करना है। जैसे ट्यूबलाइट यहाँ लगानी है ना, दूसरी ट्यूबलाइट यहाँ लगेगी, सॉकेट यहाँ लगेगा, फैन यहाँ लगेगा, तो ये सिंबल मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तीसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर, कुल लोड का निर्धारण लगाई गई वैद्युतिक उपकरण के अनुसार करना है। कुल लोड का निर्धारण लगाई गई वैद्युतिक उपकरण के अनुसार करना है। लगाए गए वैद्युतिक उपकरण के अनुसार करना है। अब आपको क्या करना है, लोड कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, लोड कैलकुलेशन कैसे करोगे, जो जो आपने उपकरण लगाए उसके, जैसे फैन है, ठीक है, तो फैन कितना होता है, एक लगाना है आपको यहाँ पर फैन, है ना, तो ये ऐसे कैसा होता है, ट्यूबलाइट 2 है, कितनी है, 50 वाट की होती है ट्यूबलाइट आपकी, तो कितनी हो गई, ये 2 लगानी है, तो कितने वाट हो गए इसके, 100 वाट। पंखा एक है, कितने वाट का है, 60 वाट का, तो ये हो गया 60 वाट। और सॉकेट कितना लगाना है, एक लगाना है, तो ये एक से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 वाट। और फिर इसका क्या करना है, आपको टोटल लगाना है, तो कुल लोड आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ये आते हैं, उस पर भी आ रहे हैं, है ना, पहले ये लोड कैलकुलेशन करो। मैं वापस इस डायग्राम पे आ जाऊंगा। अच्छा, ये लोड टोटल कैलकुलेट हो गया 260 वाट का। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया कि इस कमरे का लोड कितना होगा। अब इसमें केबल की साइज कितना डालनी है, उस लोड से निकाल सकता हूं मैं। केबल की साइज किस पर निर्भर करती है, कनेक्टेड लोड पर डिपेंड करती है ना, तो आपके पास कनेक्टेड लोड आ गया ना, ये कनेक्टेड लोड है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो इसके अंदर। तो अब इसके अंदर कनेक्टेड लोड के अंदर कितनी एम्पेयर धारा प्रवाहित होगी उसकी कैलकुलेशन करनी है आपको सबसे पहले, है ना।
तो वो निकालने के लिए आप इसमें लोड निकल गया, तो अब आगे लिखो। अतः परिपथ में कनेक्टेड लोड 260 वाट है, 260 वाट ही है ना, कनेक्टेड लोड 260 वाट है। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा इसका ये फॉर्मूला लिख लो, आई इज इक्वल टू पी बटेवा वी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर पावर फैक्टर है, जो कि सामान्य कंडीशन में 0.8 लिया जाता है हमेशा। अगर आपको नहीं पता है तो इसको 0.8 ले लेना है, और अगर कहीं पे दिया हुआ है तो वो जो वैल्यू होगी वो लेनी है, और इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में मान पुट कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.35 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये करंट आपके पास आ गई, इस करंट के अकॉर्डिंग अब हम सारणी में चलते हैं, है ना, और सारणी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितने हमें कितनी साइज का केबल लेना है। तो देखो कितना आ रहा है आपका 1.35 mm, और कॉपर वायर हम यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वायर लेना चाहिए हमें यहाँ पर? बताओ किस साइज का केबल हमें यहाँ पर कॉपर की लेनी है और किस साइज की एल्यूमिनियम की लेनी चाहिए? आगे से बताओ, नरेश आप बताओ, करंट कितनी आई टोटल आपकी? तो अब इस सारणी में देख के बताओ कि आपको किस साइज का केबल लेना चाहिए। बताओ बताओ। हाँ क्या? 1 पॉइंट? ये कहाँ है केबल, कौन सा वाला है मुझे ये बताओ, कहाँ है ये केबल? कॉपर की बात कर रहा हूँ, कॉपर में कौन से साइज का केबल लोगे, ये वाला लोगे ये वाला? तुम्हारा क्या है आंसर? ये वाला? ठीक है, तो आगे बंटी बताओ, आपके अकॉर्डिंग से कौन से साइज का केबल लेना चाहिए? ये वाला? अच्छा क्वेश्चन अपने टोटल करंट कितनी आई, तो इस करंट को सहन करने के लिए मेरे को किस साइज का केबल लेना चाहिए? पहला वाला, दूसरा वाला? ये वाला और नीचे ये वाला लेना चाहिए, इससे नीचे ये वाला? 7 ऑब्लिक आगे बोलो, 7 ऑब्लिक क्या है? 1.32 वाला, यानी ये रहा, ये वाला लेना चाहिए ना? 36? 36 का है, 32 ही तो है भाई, 7/1.32 यही तो है, यही है। ये वाला लेना चाहिए केबल मेरे को, और एल्यूमिनियम में अगर लेना चाहूँ तो कौन सा केबल लूंगा बताओ, आप भी बताओ। अगर ये तो कॉपर की बात हो गई, आपके अकॉर्डिंग दूसरा लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पहला लेना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग 7/132 वाला लेना चाहिए। अगर मैं एल्यूमिनियम कंडक्टर लेता हूँ तो बताओ आप किस साइज का केबल लेना चाहिए, तीनों बताओ अपने अपने। ये वाला आपका भी यही है? आपका फिर इसमें अलग अलग कैसे जा रहे हो तुम? इसमें आप सबका एक मत है, तो इसमें अलग अलग क्यों है? ऐसे क्या दिक्कत आ गई भाई कॉपर में? ये तो महंगा आइटम है, इसमें तो एक ही मत होना चाहिए, इसमें नहीं, ये तो सस्ता आइटम है तो भी। हम्म विद्युत परिपथ एवं कमरे के लेआउट के अनुसार
आवश्यक पीवीसी कंड्यूट की लंबाई, आवश्यक पीवीसी कंड्यूट की लंबाई। ठीक है, यहां लिखो पीवीसी कंड्यूट की लंबाई 5+3 8 मीटर। ऊर्ध्वाधर लंबाई 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2, ये हो गई 3 मीटर। और कुल लंबाई आपकी होगी कि ऐसे का ऐसा उतार लो पूरा। ठीक है, ये आपकी छत से ट्यूबलाइट को जहां लगा रहे हो वहां तक की ऊंचाई होगी दोनों, और ये आपकी छत से लेकर आपके जहां डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या आप जो स्विच बोर्ड लगा रहे हो वहां तक की ऊंचाई हो गई। और फिर इसका योग लगाओगे तो आपका कितना आ गया, 12.1 मीटर। ये उतार ली। ठीक है, अतः इसमें आगे लिखो, ये तो लंबाई होगी, चलो ठीक है, ये लंबाई निकाल लिया आपने। आगे लिखो, अतः पीवीसी कंड्यूट की कुल लंबाई 12 मीटर होगी। अतः कंड्यूट की कुल लंबाई कितनी होगी आपकी, 5 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन केबल, केबल के ऊपर, है ना। केबल की लंबाई कितनी हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो केबल की लंबाई चाहे लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसके अंदर, केबल की लंबाई, केबल की कुल लंबाई। इसको आप एक काम करो, ऐसे कैसे उतार